नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, इसलिए हमें मोटिवेशन उतना नहीं मिल पाता है कि हम रेगुलर आपको वीडियो बनाएं। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें जरूर बताइएगा। सारे प्रश्न हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। देखिए, आप कितने प्रश्न सही करते हैं 50 में से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों दिन भर में आपको लगातार वीडियो हम देते रहते हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान, आप सभी को पता है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। और तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, तीसरे नंबर पर हमारा आता है महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सही आंसर क्या होगा, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है वो हमारे देश में 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का। तो बिहार का भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति जो पिग्मी होते हैं यह किस नदी के घाटी में पाए जाते हैं। जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी है यह किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, जो पिग्मी है यह कांगो नदी की घाटी में पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा यहाँ पर है, कांगो यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि जो हमारा है नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पर राष्ट्रीय की बात हो रही है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी के दिन ही भारत कोकिला कहे जाने वाली सरोजनी नायडू का जो है जन्म हुआ था। कब, सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ था वह 13 फरवरी को ही हुआ था। और इनसे एक प्रश्न और आपको याद रखना है, इन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं। पहली बात तो ये, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला और लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला कहते हैं। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी सरोजनी नायडू। अब देखिए, यहाँ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हमारा 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे और 13 फरवरी को जो है नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो दोनों पॉइंट में बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। चौथा प्रश्न है, पुस्तक गर्ल वुमेन अदर के लेखक निम्न में से कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पुस्तक है गर्ल वुमेन और अदर, इसके लेखक हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बर्नेडिन इवारिस्टो। सही आंसर क्या होगा, बर्नेडिन इवारिस्टो जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं कहाँ पर, ध्रुवों के पास, विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास या फिर मकर रेखा के पास। तो देखिए, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक घने वन मिलते हैं वो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। किसके पास, विषुवत रेखा के पास। देखिए, विषुवत रेखा क्या होता है, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री लेटीट्यूड जो होता है उसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर 0 डिग्री लेटीट्यूड या फिर इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को हम कहते हैं मकर रेखा। ऊपर हमारा होता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, नीचे हमारा होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो जो घने वन मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास यानी कि भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल स्थित है कहाँ पर। तो देखिए, जो तकला मकान मरुस्थल है यह मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, मध्य एशिया में। और हम प्रमुख अगर देश की बात करें तो जो हमारा तकला मकान है यह प्रमुख रूप से चीन में फैला हुआ है। चीन के कहाँ पर, चीन का आपने सिनजियांग प्रांत सुना होगा, कहाँ पर, चीन के सिनजियांग प्रांत में ही जो है प्रमुख रूप से तकला मकान मरुस्थल जो है फैला हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पर बी चुना था चीन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। तो देखिए, जो 124वां संशोधन विधेयक 2019 था यह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आरक्षण से। देखिए, आपने सुना होगा जो सवर्ण वर्गों के लिए आर्थिक आरक्षण जो 10% की बात थी, तो वो हमारा 124वां संविधान संशोधन जो था इससे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा जीएसटी है यह कौन से क्रम का संविधान संशोधन है, तो जीएसटी जो हमारा है 122वां संविधान संशोधन है।
जो कि 1 जनवरी 2017 को जो है, कब, 1 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को जो है हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया था। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है किस सागर में? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो फिजी द्वीप है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 9वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है स्तर प्राप्त हुआ? तो देखिए, पंचायती राज से आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है पंचायती राज। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन 1991-92 में आया था, उसी के द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। और 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची में रखा गया इसे? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया। इसके अलावा जो 74वां संविधान संशोधन था, यह नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका के लिए जो है 12वां जो है अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 73वां नगर पंचायती राज और 74वां जो हमारा हो जाएगा वो नगर पालिका हो जाएगा। और बात करें कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और हमारे देश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर जो है ये व्यवस्था की गई थी। 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, अगर हम बिहार की बात करें गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में। तो गया में ही जो है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी, तो यह 2 राज्यों में विस्तृत है। कहाँ पर? बिहार में भी है और झारखंड में भी है। कहाँ कहाँ पर? बिहार में और झारखंड में। बिहार की यह गया में भी है और झारखंड के, देखिए, झारखंड का जो कोडरमा जिला है, आपने ज़रूर सुना होगा। कौन सा जिला है? कोडरमा जिला। तो कुछ अंश जो है इसका कोडरमा जिला में है और अधिकतर जो अंश है वो बिहार के गया में है। तो हमारे यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। 11वां प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। यानी कि यदि किसी भी प्रत्याशी को कितना वोट न मिले तो वो अपना जो है जमानत खो देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैध मतों का 1/6। वैध मतों का अगर 1/6 किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिलता है तो वह अपनी जमानत खो देता है, यानी कि इसकी जमानत जब्त हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, सही आंसर हो जाएगा भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न ये भी उठता है कि कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 13वां प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के जो सरकारी रिपोर्ट है उसे येलो बुक कहा जाता है। बात करें फ्रांस की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस। यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, एक बात और है कि फ्रांस और इंग्लैंड, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की जो जलधारा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश चैनल। आपने जरूर सुना होगा कि इंग्लिश चैनल जो एक जलधारा है वह फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य से ही होकर गुजरती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की बात हो रही है, तो आपको एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक क्या है? फ्रेका, एक वर्ड आपको याद रखना है, FRECA, फ्रेका आप याद रख सकते हैं। अगर हिंदी में अगर आप देखें तो फ्रेका ये लिखा हुआ है। कैसे याद रहेगा? फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका। 5 देश हो गए, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। ये सभी जो है 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, लेकिन जर्मनी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो देखिए, जो सरकारिया आयोग की सिफारिश है इसका संबंध सीधे रूप से केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय
का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में चलित न्यायालय का जो जनक है वो APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। हमारे मिसाइल मैन और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को जो है मोबाइल कोर्ट यानी कि चलित न्यायालय के जनक के रूप में माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज निम्न में से किसने की थी? तो देखिए, इंसुलिन की खोज की थी F बैटिंग ने। कब की थी? 1921 में जो है 1921 में इंसुलिन की खोज F बैटिंग ने की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक बैटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो देखिए, जो संसद की लोक लेखा समिति होती है यह अपना रिपोर्ट जो होती है यह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। किसे? लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न है कि विडाल परीक्षण यानी कि जो विडाल टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, जो विडाल टेस्ट होता है इसका परीक्षण होता है टाइफाइड का जो है पता लगाने के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए जो है विडाल टेस्ट होता है। सी ऑप्शन अगर आपने चुना है टाइफाइड तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखिए क्या है, 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो 1927 में बटलर कमेटी आई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो 1927 का बटलर कमेटी था इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देसी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर अगर आपने डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो देखिए, यहाँ से आपके हिस्ट्री वाले प्रश्न जरूर बनते हैं। द्वैत शासन प्रणाली तो बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, जो बंगाल में द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने और ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने ख़त्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली को ख़त्म कर दिया था। शुरू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। 22वां प्रश्न है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है, यानी कि टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो टेरा रोसा जो है ये लाल मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? लाल मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है टेरा रोसा शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो आपको पहचानना है कि किस राजवंश का जो है संबंध संगम साहित्य में नहीं है, यानी कि उल्लेख संगम साहित्य में नहीं। देखिए, संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख है लेकिन कदम्ब का उल्लेख नहीं है। सही आंसर क्या होगा हमारा? कदम्ब का जो उल्लेख है राजवंश का वह संगम साहित्यों में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो देखिए, आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट होता है यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, रुद्रदामन प्रथम का जो उल्लेख है यानी किसकी उपलब्धियों का वर्णन है किस अभिलेख में है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में जो है यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, कुंडग्राम, कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी? तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। कहाँ पर? कुंडग्राम, वैशाली के निकट। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। दोनों प्रश्न बनते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को। 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको नाम याद रखना होगा, पार्श्वनाथ। इनका भी नाम कई बार पूछा गया है। 26वां प्रश्न है कि किस देश द्वारा हाल ही में होप नामक अपना पहला मार्स मिशन यानी कि पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया है होप द्वारा? किस राज्य द्वारा, किस देश द्वारा? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इसी के साथ जो है जो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी के देशों में मंगल मिशन लॉन्च करने वाला UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बन गया है। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। कहाँ पर है? और इस बार आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि UAE यानी कि जो हमारा UAE है यहीं पर जो है इंडियन प्रीमियर लीग भी आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको प्रश्न बन सकता है, अब याद रखिएगा। 27वां प्रश्न है कि फ्रांस से आए राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? जो फ्रांस से राफेल विमान आए थे उनकी लैंडिंग कहाँ पर कराई गई? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला एयरबेस पर जो है फ्रांस के राफेल विमानों की जो है लैंडिंग कराई गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कैमूर का पठारी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है
निम्न में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद को। कैसे? देखिए, जो हमारा नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में जो है भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, और इसमें संशोधन का अधिकार जो होता है संसद के पास होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है यह कानून भी बन जाता है। तो अभी आपने सुना होगा नागरिकता संशोधन जो विधेयक था वह पारित भी कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है भारत में पास हो चुका है। तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे एग्जाम में, तो आपको यहाँ से ये प्रश्न याद रखना होगा। ये संसद द्वारा जो है बनाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है यह कानून बन जाता है। 30वां प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है दी हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दी हुई है और न्यूट्रॉन की संख्या जो है 20 दी हुई है। तो द्रव्यमान संख्या आपको पता करना है। देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब देखिए, जो हमारा प्रोटॉन संख्या होता है यहाँ पर आपको याद रखना होगा। देखिए, प्रोटॉन संख्या जो होता है वो और इलेक्ट्रॉन संख्या ये हम बराबर मानते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोटॉन की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 20, तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 18 38। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 38 से हमारा है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 31वां प्रश्न के वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? देखिए, जब आपने अपना करंट अफेयर का सिलेबस ऑफिशियल देखा होगा, उसमें लिखा था, उसमें इतिहास में भी लिखा था और सिलेबस में लिखा था कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जाएगा प्रश्न। तो देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 31वें प्रश्न का? विद्या देवी भंडारी जो है वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं। कौन? विद्या देवी भंडारी। और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली, जो कि हाल ही में चर्चे में रहे थे। केपी शर्मा ओली जो है वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का जो मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में ही है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? जो हमारा विनेगर होता है, सिरका, इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि वित्त आयोग एक निकाय है, यानी कि वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी, केवल सलाहकारी, पूर्ण न्यायिक व सलाहकारी। तो देखिए, यहाँ पर आपको, मुझे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं लग रहा है। देखिए, वित्त आयोग जो है यह एक पूर्ण संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख है संविधान के 280 अनुच्छेद में। देखिए, जब किसी भी निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में होता है तो वह उसे हम संवैधानिक निकाय मानते हैं। क्या मानते हैं? संवैधानिक निकाय मानते हैं। जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी का उल्लेख 315 से 323 में, तो ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। 324 में हमारा क्या है? इलेक्शन कमीशन, तो ये हमारा क्या है? संवैधानिक निकाय है। उसी प्रकार से जो हमारा वित्त आयोग है यह 280 में है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको याद रखना होगा यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय हमारा यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। 34वां प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो देखिए, सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व होता है वो हमारा कार्बन होता है। सही आंसर क्या होगा? कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड होता है यह एक प्रकार का वसा होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है मुख्य रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? देखिए, परिरक्षण में, यानी कि सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है। 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो होता है यह खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए होता है। सही आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए हमारा, देखिए
कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वें प्रश्न का। जो हमारा इंसुलिन होता है यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, इसे नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। किस दिशा में? आपको याद रखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करती है पृथ्वी। अन्य सभी ग्रह भी किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं। 2 ग्रह जो हैं वह पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं। वो कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस। कौन से? शुक्र और यूरेनस जो है ये क्लॉकवाइज यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी सभी ग्रह जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है परिक्रमा करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा शुक्र और यूरेनस जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है वायु प्रदूषण। 42वां प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए, जो महाबोधि मंदिर है इसे विश्व विरासत स्थल में जो है 2002 में शामिल किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में जो है इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 43वां प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखिए, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, कौन? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है जारी करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस कार्य के लिए? सही आंसर हो जाएगा 24वें का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्राणियों और उनके पादप का उनके जो परिवेश से अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी। सही आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसके द्वारा देखिए 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए जो है ये अपना प्रतिवेदन भी है राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 47वां प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। 47वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में भाग लिया गया? तो देखिए, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन 1900 देखिए जो हमारा केवल एक अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? बेलगांव अधिवेशन में जो है केवल महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार द्वारा 2010 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2010 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना की जो है शुरुआत की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 50 प्रश्न दिए, आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको आसपास से थोड़ी अगर शोर की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों आज भी हम छत पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी धूप भी है और यहाँ पर आसपास की गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप उसे नज़रअंदाज ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वीडियो देना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए कहीं से भी बैठ के वीडियो ज़रूर बनाते हैं। PDF आपको देखिए टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करने पर भी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। आप शेयर दोस्तों करेंगे तो हमारा भी जो है मनोबल बढ़ेगा और आपको हम लगातार अच्छे वीडियो दे पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।